मेरी स्क्रीन शो हो रही है क्या? हाँ। ठीक है। तो ये कुछ अभी स्टैंडर्ड डेटा की बात कर रहे थे, तो ये वही बात है। तो अभी हमने देखा था ना हुड्डा का, हर स्टेट की अपनी एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है। उसी के जैसे कि दिल्ली की है डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। हर स्टेट की अपनी एक अथॉरिटी रहती है। तुम्हारे स्टेट में भी, जिस स्टेट में रहते हो उस स्टेट में भी एक डेवलपमेंट अथॉरिटी रहेगी। वही रूल डिसाइड करेगा कि किस क्या रूल रहेंगे हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए, जैसे रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन के लिए क्या रूल रहेंगे बिल्डिंग के, और कमर्शियल कंस्ट्रक्शन के लिए क्या रूल रहेंगे बिल्डिंग के लिए। तो जो बिल्डिंग के रूल्स हर स्टेट में डिफरेंट रहेंगे। तो उनका एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो हर स्टेट में। क्योंकि मैं हरियाणा स्टेट से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे हुड्डा स्टेट का हुड्डा का पता है। तो हुड्डा में हुड्डा में एक इनके पूरे बायलॉज हैं। जो रूल्स हैं उसे हम बायलॉज कहते हैं। तो जो हुड्डा में बायलॉज हैं, उसमें अगर प्लिंथ के लिए बात करते हैं, मिनिमम जो स्टैंडर्ड साइज, मिनिमम साइज जो हम प्लिंथ हमें प्रोवाइड करनी है अपने घर के लिए, अपने हाउस के लिए, मिनिमम प्लिंथ हाइट 600 करनी है। उससे ज़्यादा भी हम कर सकते हैं, मैक्सिमम हम आई थिंक 1500 प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तक मिनिमम 600 है, और मैक्सिमम मैं कंफर्म करके ग्रुप पे बता दूंगा क्या है हुड्डा का। तो ये प्लिंथ हाइट ज़रूरी है प्रोवाइड करना। डोर की डोर अलग अलग रूम में अलग अलग साइज डिपेंड करता है। तो ऑन एंड ऑल जो डोर की हाइट है वो सब सेम ही रहेगी सभी रूम के लिए, जैसे कि 2100 यानी कि 2 मीटर हो गया। तो क्योंकि ह्यूमन हाइट, एक एवरेज ह्यूमन हाइट है 6.5 फीट की, यानी कि 6.5 फीट की एवरेज ह्यूमन हाइट है। तो हमें 6 का मार्जिन छोड़ के, तो 7 फीट का 7 फीट का हमें जो एक गेट है उसकी हाइट देनी चाहिए। तो इसका मिनिमम जो साइज हो गया वो 2100 यानी कि 7 3 21, तो 2100 हमारा डोर की हाइट हो गई। अगर डोर बेडरूम के लिए प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बेडरूम एक बड़ा रूम है, तो उसमें थोड़ा सा डोर की जो विड्थ है उसकी थोड़ी सी चौड़ी हो जाएगी। तो 1050 mm, 1050 mm या जनरली 1000 mm भी ले लेते हैं, 1 मीटर की थिकनेस विड्थ होती है बेडरूम के डोर के लिए। क्योंकि किचन में बेडरूम सा छोटी होती है, बेडरूम से छोटी होती है किचन। तो इसीलिए इसका एंट्रेंस इतना बड़ा ना देके किचन का गेट थोड़ा सा छोटा रखते हैं, लेकिन फिर भी मिनिमम 900 यानी कि अप्रोक्स 3 फीट के आसपास इसका रहता है किचन का। ये स्टैंडर्ड है। आप अगर आपको रिक्वायरमेंट लगती है कि नहीं 900 में हमारा जो काम है किचन में नहीं हो पाएगा, हम तो किचन में करीब 3 या 4 लोग एक साथ रहते ही हैं काम करने के लिए, तो 900 नहीं हो पा रहा, तो अगर अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। तो लेकिन मिनिमम जो एक होना चाहिए किचन के लिए वो 900 होना चाहिए। क्योंकि बाथरूम वैसे भी किचन से या फिर बेडरूम से छोटा ही है साइज। तो बाथरूम का सिंगल पर्पज है, तो इसे 700 वहाँ पे काफ़ी रहता है। तो ये सिर्फ हमने बात करे थे डोर की हाइट और डोर की विड्थ, कितने चौड़े डोर होने चाहिए हमारे घर में। तो एक मिनिमम साइज की बात हो रही है। अब बात करते हैं विंडो की। विंडो में क्या है, एक मेन जो चीज़ है वो है विंडो का एरिया। एक रूम में, जैसा कि एक बेडरूम या फिर कोई सा भी लिविंग रूम अगर हम देखते हैं, तो उसके अंदर विंडो का काम क्या होता है? विंडो का काम एक मल्टीपर्पज़ होती है विंडो। विंडो से हमें लाइट भी चाहिए, विंडो से हमें वेंटिलेशन भी चाहिए। तो विंडो का एरिया बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि उस रूम का क्या है। अगर रूम हमारा बहुत बड़ा रूम है, जैसे बहुत बड़ा कहते हैं, तो उसके अंदर अगर हम विंडो कम एरिया की लगाते हैं, जो विंडो की ओपनिंग एरिया है, विंडो कितनी ओपन है उसका एरिया क्या है, तो विंडो की ओपनिंग एरिया कम है, तो रूम में लाइट नहीं आएगी। लाइट नहीं आएगी तो फिर दिन में भी बल्ब जलाने की जरूरत होगी, तो फिर एनर्जी एफिशिएंट नहीं रहेगी बिल्डिंग। तो हम ऐसा डिज़ाइन करते हैं बिल्डिंग कि बिल्डिंग थोड़ी एनर्जी एफिशिएंट रहे, तो डे लाइट फैक्टर भी अंदर आए, मतलब डे लाइट भी अंदर रहे रूम में, और डे लाइट फैक्टर है वो इंक्रीज रहे। प्लस विंडो वेंटिलेशन के लिए भी हम यूज़ करते हैं, तो एक इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एरिया रहे विंडो में कि जो एयर फ्लो रहे विंडो में रूम के अंदर। तो उसका स्टैंडर्ड है करीब 10 से 12.5% ऑफ फ्लोर एरिया। मतलब कि अगर हमारा जो रूम का फ्लोर एरिया 100 स्क्वायर फीट है, लेट्स से फॉर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं 100 स्क्वायर फीट हमारा रूम का फ्लोर एरिया है, तो विंडो का एरिया अराउंड मिनिमम
12.5 यानी 12.5 स्क्वायर फीट विंडो का एरिया होना चाहिए। तो विंडो की हम लेंथ और ब्रेथ जो हम विंडो की लेते हैं वो अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन फिर भी जो उसका एरिया निकल के आता है वो अराउंड 12.5% मिनिमम है, और ये अप टू 25% तक रहेगा, 25% ऑफ फ्लोर एरिया। तो 25% से एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो ये अराउंड 12.5 से 25% के फ्लोर एरिया में विंडो का एरिया होना चाहिए। विंडो की सिल लेवल की बात करते हैं। विंडो की सिल लेवल क्या, अगर विंडो है तो ग्राउंड से यानी कि फ्लोर से विंडो की हाइट कितनी है। तो जो विंडो का नीचे वाली जो लेवल है वो सिल लेवल है। तो सिल लेवल ग्राउंड से 600 से 650 की एक सफिशिएंट हाइट होनी चाहिए कि अगर कोई एक इंसान विंडो के पास खड़ा है तो उसे क्लियर व्यू मिल सके बाहर का। और क्योंकि हमें पता है जो कोल्ड एयर है वो हैवी होती है नेचर में, तो उसके लिए एक सफिशिएंट हाइट और डेप्थ होनी चाहिए विंडो की। जो एरिया है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है विंडो का वॉल में, तो एक इतनी सफिशिएंट अमाउंट की हाइट पर होनी चाहिए कि जो कोल्ड एयर है वो रूम में एंटर कर सके। अगर हम ज़्यादा ऊपर विंडो देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर दे देते हैं 1000 के आसपास, तो ये सफिशिएंट नहीं रहेगा, विंडो का पर्पज़ ही ख़त्म हो जाएगा। हम बाहर का देख नहीं सकते, रूम में भी इतनी अच्छी से लाइट नहीं आ पाएगी। तो वो एक विजुअल कंफर्ट, जो कंफर्ट बनता है रूम में बैठने का, वो नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए ये एक ज़रूरी है कि हमारा जो सिल हाइट है विंडो का वो 600 से 650 के अराउंड होना चाहिए। बाकी का आप हमारी रिक्वायरमेंट तो खैर है ही, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड डेटा वो ये कहता है कि 600 से 650 के पास होना चाहिए। अब विंडो की लिंटल क्या डिपेंड करती है। विंडो की लिंटल यानी विंडो का ऊपर वाला पार्ट, अगर मैं बना सकता हूँ तो मैं पेंट में बना के दिखा देता हूँ मैं क्या चीज़ बात कर रहा हूँ। विंडो की सिल और लिंटल अगर समझ पा रहे हैं तो ठीक, नहीं तो अगर ये एक वॉल है, ये हमारी वॉल है, जो ये वॉल प्लान में नहीं है, ये एलिवेशन है वॉल का। तो अगर इसके अंदर मैं विंडो बनाता हूँ, ये मेरा विंडो है, ये मेरी विंडो की ओपनिंग है, तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो सिल लेवल है, ये वाला जो लेवल है ये सिल लेवल हुआ। इसे मैं लिख देता हूँ, ये वाला जो लेवल हुआ सिल लेवल, अरे क्या हो गया, ये सिल लेवल हुआ जो नीचे वाला लेवल है। और ये लिंटल वाला जो लेवल है ये लिंटल हुआ, ये लिंटल लेवल हुआ जो ये ऊपर की तरफ है। तो ये एक विंडो है, ये ऊपर वाली डायमेंशन लिंटल लेवल हुआ, नीचे वाली डायमेंशन सिल लेवल हुआ। तो ये बता रहा था मैं कि जो नीचे सिल लेवल है ये 600 से 650 के अप्रोक्स। 650 कहाँ से, ग्राउंड से। तो ये ग्राउंड से 650 इसकी डायमेंशन होनी चाहिए। और जो लिंटल लेवल है वो लिंटल डिपेंड करता है बिल्कुल गेट पर। जैसे कि विंडो है, वॉल में विंडो है तो वॉल में गेट भी होगा। तो ये गेट पूरा ये है, तो ये बिल्कुल मस्ट है कि जो डोर की हाइट है, जो डोर का अपर लेवल है और जो विंडो का अपर लेवल है वो मैच करना चाहिए। तो अगर मैच करता है तो बहुत बढ़िया होता हमारा ये प्लानिंग। मैंने कुछ अपने एरिया में ऐसे घर देखे हैं जिनका ये डोर और विंडो का लेवल मैच नहीं करता, तो वो नहीं होना चाहिए ऐसा, लेकिन मैच ज़्यादातर कोशिश करो कि मैच हो। तो जो डोर का सॉरी विंडो का जो लिंटल लेवल है, ये अपर लेवल, ये हमेशा डोर की लेवल पर मैच करना चाहिए। लेकिन अभी डोर की लेवल की बात कर रहे थे, तो डोर का लेवल कितना हुआ अभी अभी बताया। ये डोर की जो हाइट है, ये कितनी हाइट है डोर की, अभी डिस्कस हुआ है। 1050 बेडरूम है तो नहीं एक्चुअली आई एम, नहीं 1200 नहीं फिर से एक बार कंफर्म करो। 2100. या इट्स 2100 तो जो 1050 की बात कर रहा था मैं, जैसे कि मैं येलो कलर से, अरे यार यही कलर हो रहा है, ये जो ब्लू लाइन है यानी कि डोर की हाइट, डोर की हाइट है 21 ये डोर की हाइट है। जो डोर की विड्थ है, अगर हम बेडरूम के लिए बात करते हैं तो मैं इसमें लिख देता हूं, जो विड्थ है वो 1050 ये सिर्फ डोर के लिए है।
बेडरूम के डोर के लिए। लेकिन जो हाइट है वो किचन हो या फिर टॉयलेट बाथरूम हो या फिर बेडरूम हो, उसके लिए 21 mm सबके लिए कॉमन है। तो ये लिंटल और सिल लेवल का जो डायमेंशन है, कितनी हाइट पर प्रोवाइड करते हैं, ये क्लियर है? हाँ। तो ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट लेता हूँ। तो ये विंडो है, जो विंडो थोड़ी मेन थी, इसलिए हमने डिस्कस किया। प्लस एक आता है वेंटिलेशन इन बाथरूम। हम जब बाथरूम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें भी हमें वेंटिलेशन देना एक मस्ट है, क्योंकि बाथरूम में भी वेंटिलेशन प्रोवाइड होता है। लेकिन बाथरूम के साथ थोड़ा सा डिफरेंट केस है, क्योंकि अगर हम बाथरूम में, अगर फिर से मैं, अगर बाथरूम की विंडो पे अगर इतना लो लेवल का सिल प्रोवाइड करते हैं तो प्राइवेसी इशू आ सकता है। बाथरूम एक प्राइवेट एरिया है, इसीलिए हम इसका सिल लेवल इस हाइट पे ना देके 1100 mm, बाथरूम का जो सिल लेवल है वो 1100 mm पर प्रोवाइड करते हैं। थोड़ी सी हाइट मेंटेन रहे और जो प्रिवेसी है बाथरूम में वो भी मेंटेन रहे। तो इसीलिए एक स्पेशल केस है बाथरूम का, जो बाथरूम में वेंटिलेशन या विंडो कुछ भी कह सकते हैं, वो 1100 mm है। मिनिमम हाइट है ये बाथरूम के वेंटिलेशन प्रोवाइड करने के लिए। प्लस विंडो के ऊपर, जैसे डोर और विंडो, इसके ऊपर एक चीज़ आपने देखी होगी जनरली, डोर के ऊपर देखी होगी। डोर के ऊपर कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर देखा होगा। अरे, तो ये एक इस टाइप का स्ट्रक्चर है, इसे वेंटिलेशन कहते हैं। बेसिकली इसका पर्पस ये है कि एक रूम में क्रॉस वेंटिलेशन प्रोवाइड करें। अब क्रॉस वेंटिलेशन क्या है, जैसे कि मैं भी बता रहा था कि ये विंडो है, विंडो से कोल्ड एयर, क्योंकि कोल्ड एयर हैवी होती है, तो इसीलिए इसका सी लेवल हमने थोड़ा डाउन रखा, जिससे क्या है, कोल्ड लेवल रूम में एंटर कर गई। इसके बाद ह्यूमन कांटेक्ट में आके, क्योंकि ह्यूमन कांटेक्ट में आके वो जो कोल्ड एयर है वो हीट अप हो गई। अब क्योंकि वो कोल्ड एयर, अब उसका नेचर वार्म हो गया, तो वो लाइट हो गई, क्योंकि उसमें मॉइस्चर नहीं रहा। कोल्ड एयर हैवी इसीलिए है क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। अब क्योंकि वो वार्म एयर हो गई तो उसमें मॉइस्चर नहीं रहा, तो उसका वेट कम हो गया, तो अब ये ऊपर चली गई। और ये ऊपर वेंटिलेशन हमने प्रोवाइड कर रखा है, तो ये वेंटिलेशन से बाहर की तरफ एग्जिट कर जाएगी और नई नई फ्रेश एयर जो विंडो के थ्रू फिर से दोबारा एंटर करेगी। तो ये क्रॉस वेंटिलेशन है, कोल्ड एयर एंटर कर रही है विंडो से और वार्म एयर एग्जिट कर रही है वेंटिलेशन से। जो एक वेंटिलेटर है, ये ब्लू कलर का वेंटिलेटर है। ये मेडिकल वाला वेंटिलेटर नहीं है, यहाँ पे एक वेंटिलेटर डिवाइस है जो वेंटिलेशन प्रोवाइड करता है रूम में। तो ये एक मैकेनिज्म है क्रॉस वेंटिलेशन, जो रूम का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रखता है। अगर किसी भी रूम में विंडो नहीं है या फिर वेंटिलेशन नहीं है तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहेगी उस रूम के अंदर और इंटरनल जो टेम्परेचर है वो रूम का बढ़ जाएगा, तो वो अच्छा नहीं रहता। इसीलिए हमें क्रॉस वेंटिलेशन प्रोवाइड करनी चाहिए एक रूम के अंदर। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, कोई नहीं। तो ये विंडो की बात कर रहे थे, और स्पेशली हमने बाथरूम के लिए बात करी। जो बाथरूम के लिए हम विंडो, यानी जो इसका वेंटिलेशन है बाथरूम का, वो 1100 mm की हाइट पर प्रोवाइड करेंगे। ये वाली पीडीएफ है, रोशन चैनल पे प्रोवाइड कर देगा, तो वहाँ से ले लेना। तो बात करते हैं स्टेयर केस की। स्टेयर केस का थोड़ा सा इसमें 2-3 टर्म है, वो सारी अभी समझ लेते हैं क्या है। ये पीडीएफ शो हो रही है? हाँ। हाँ। तो अभी जो ये स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एक स्टेयर का प्लान है। प्लान सेक्शन एलिवेशन तो समझ में आता होगा सबको। हाँ सर। 25 लोग हैं यार, कोई तो रिप्लाई करो। हाँ सर। हाँ। हाँ, तो हाँ सर। मैं मान के Yes, चलता sir. हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सभी को प्लान सेक्शन एलिवेशन एकदम क्लियर है। तो ये है एक स्टेयर केस का प्लान। अगर हम टॉप व्यू देखते हैं स्टेयर केस का तो ऐसा है। तो मान के चलते हैं ये
अप साइड है स्टेयरकेस की। तो हम बात कर रहे थे एंथ्रोपोमेट्री डेटा की। तो स्टैंडर्ड क्या है स्टेयरकेस में? तो स्टैंडर्डली जो स्टेयरकेस की ये विड्थ है, यहाँ से यहाँ तक की जो विड्थ है, ये स्टैंडर्ड लेट्स से ये एक 1000 mm की स्टैंडर्ड इसकी थिकनेस है, और थिकनेस सॉरी ये विड्थ है स्टेयरकेस की। जो एक स्टेयर है इसका जो विड्थ रहेगी वो 1000 mm एक स्टैंडर्ड डेटा है। लेकिन कोई घर छोटे हो सकते हैं क्योंकि उनका एरिया कम है, कोई घर बड़े हो सकते हैं। जैसे कोई बड़ा घर है तो वेल एंड गुड, हम 1000 mm का स्टेयरकेस प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन कुछ हाउसेज में क्या होता है, जैसे कि बहुत छोटे हाउसेज होते हैं, तो वहाँ पे हम 1000 की mm स्टेयरकेस प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे एक मिनिमम है स्टेयरकेस की विड्थ का 750 mm। तो 750 mm यानी कि 2.5 फीट। मैं बोलूँगा कि फीट में ना याद करके mm में अगर ज़्यादा डेटा याद रखोगे तो इन फ्यूचर बहुत यूज़ आने वाला है। क्योंकि इन जनरल हम देखते हैं आसपास में तो फीट और इंचेस में काम होता है डेटा में। लेकिन अगर हम आर्किटेक्चर में बात करते हैं कॉलेजेस में, या फिर जो जितनी भी ड्राइंग बनती हैं आर्किटेक्चर की ड्राइंग, कभी भी फीट इंचेस में नहीं बनती हैं, ये mm में बनती हैं। तो अगर अपने आप को अभी से mm के लिए प्रैक्टिस रखोगे तो दिक्कत नहीं आएगी बाद में। जब मैं कॉलेज में गया था तो मेरे को बहुत दिक्कत आती थी, क्योंकि मेरे एरिया में या फिर फीट इंचेस यूज़ होता था, तो मेरे को लगभग सारे स्टैंडर्ड फीट इंचेस में याद थे। तो mm में कन्वर्ट करने में बड़ी दिक्कत आती थी स्टार्टिंग में, लेकिन अब तो ठीक है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अगर अभी से अगर प्रैक्टिस कर सकते हो mm में याद करने के लिए डेटा, इसीलिए मैंने mm में प्रोवाइड किया है। लेकिन फिर भी मैं साथ ही साथ बता देता हूँ फीट इंचेस में, जो कि रिलेट कर सको। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि mm में डेटा याद रखो। तो ये जो इसकी विड्थ है ये 100 mm है स्टेयर्स की, जो एक स्टैंडर्ड विड्थ है। लेकिन अगर क्योंकि समटाइम्स क्या हो सकता है कि स्पेस का इशू हो सकता है, तो 750 mm इसकी विड्थ ले सकते हैं। मिनिमम है 750 से कम नहीं लेना, लेकिन मिनिमम 750 है, और अगर स्पेस है तो 100 ले सकते हैं, कोई बात नहीं। और जो इसका थ्रेड है, थ्रेड और राइजर समझ में आता है? हाँ। तो जो इसका थ्रेड है ये 300 mm है इसका, जो ये डिस्टेंस है इसकी 300 mm है स्टेयर्स की। इसके बाद एक स्टेयर्स के साथ एक जनरल रूल है कि जो मैक्सिमम, अगर हम एक मैक्सिमम अगर बात करें, एक सिंगल फ्लाइट में कितनी स्टेयर हो सकती हैं, ये कितने स्टेप्स हो सकते हैं स्टेयर में? कोई बता सकता है क्या एक सिंगल फ्लाइट में कितने स्टेप्स हो सकते हैं मैक्सिमम? 10 to 12. क्या, एक मिनट, आवाज क्लियर नहीं आ रही। 10 to 12. 10 12 10 to 12, ओके। हम जनरली 10 लेते हैं एक सिंगल फ्लाइट में। मैक्सिमम जो अलाउड है हमें, वो एक सिंगल फ्लाइट में हम 10 स्टेप्स ले सकते हैं। ये अगर काउंट करते हैं 1 2 3, तो ऐसे करके हम 10 स्टेप्स ले सकते हैं अपने स्टेयर केस में सिंगल फ्लाइट में। तो यहाँ पे 2 फ्लाइट हैं स्टेयर केस में, अगर तो 2 फ्लाइट कैसे? पहली फ्लाइट तो ये वाली हो गई, ये वाली पहली फ्लाइट हो गई। इसके बाद ये लैंडिंग हुआ, इसे कहते हैं मिड लैंडिंग, क्योंकि ये एक प्रॉपर लैंडिंग नहीं है, ये 2 स्लैब्स के यानी 2 फ्लोर के बीच वाली लैंडिंग है। अभी से सेक्शन में समझाता हूँ कैसे। ये वाली, ये ग्राउंड लेवल हुआ, और ये मिड लैंडिंग है, क्योंकि इसके बाद जो मेन फ्लोर है वो समथिंग इधर यहाँ पर है। तो हम कैसे इस पर क्लाइम करेंगे स्टेयर्स पे? यहाँ पर जाके एक मिड लैंडिंग पे रेस्ट करेगा और फिर फर्दर क्लाइम करेगा ऊपर की तरफ। तो ये एक फ्लाइट 1 और ये फ्लाइट 2, यहाँ पे 2 फ्लाइट है। तो ऐसे ही यहाँ पे ये फ्लाइट 1 हो गई और ये फ्लाइट 2 हो गई। अब इसके बाद यहाँ से टर्न करके यहाँ से, तो 2 फ्लाइट है। तो माउस खराब हो गया। इस फ्लाइट की थिकनेस क्या है? सॉरी, थिकनेस, ये इस फ्लाइट का जो मिनिमम विड्थ है वो अराउंड स्टैंडर्ड विड्थ होता है, जो स्टेयर केस का हम विड्थ मान के चलते हैं। अगर स्टेयर केस का हमने 1000 लिया है तो इसका भी स्टैंडर्डली अगर 1000 लेके चलते हैं।
अगर स्पेस का इशू हो सकता है हमारे पास, ज़रूरी नहीं है कि हम इतना स्पेस दें, तो किसी भी कीमत पे मतलब लेस देन द हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ स्टेयर्स हमें प्रोवाइड नहीं करनी है। यानी कि इन दिस केस अगर हमारे पास थिकने विड्थ है स्टेयर केस की 1000 mm, तो ये जो विड्थ है हमें 500 mm से कम प्रोवाइड नहीं करनी है, तो इसका हाफ से कम प्रोवाइड नहीं कर सकते। या अगर ज़्यादा अगर स्पेस है तो कोशिश कर सकते हैं हम कि जो सेम है वो प्रोवाइड करें। इसके बाद लेंथ बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है क्या स्टैंडर्ड है, ये बिल्कुल स्पेस पे डिपेंड करता है क्या स्पेस है, लेकिन फिर भी जितना ये थिकनेस ये विड्थ है स्टेयर की, ये वाली फ्लाइट की भी उतनी ही होगी। तो 100 mm इस वाली फ्लाइट की, 100 mm इस वाली फ्लाइट की। अच्छा, बीच में ये जो गैप है, ये वाला गैप, ये एक गैप है, इस पे हम हैंड रेल इंस्टॉल कर सकते हैं, तो इसीलिए गैप दिया है इस वाली ड्राइंग में। ये गैप अराउंड 300 mm है, यानी कि 1 फीट। तो इस गैप में हम अपना हैंड रेल, जो कि रेलिंग्स है जिससे पकड़कर क्लाइम करते हैं, जैसे कि ओल्ड पीपल होते हैं वो डायरेक्ट नहीं चढ़ सकते हैं, तो उनको लिए हैंड रेल प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। और ये नॉर्म्स में भी लिखा है, जो हुडा के बायलॉज हैं ये सब लिखा हुआ है, रूल है। अगर पब्लिक बिल्डिंग है तो बिना हैंड रेल के वो बिल्डिंग नहीं बन सकती है, तो ये हैंड रेल प्रोवाइड करना है। तो टोटल इसकी क्या हो गई लेंथ, मिड लैंडिंग की क्या लेंथ हुई, 100 इस वाले स्टेयर केस की, 100 इस वाले स्टेयर केस की और 300 बीच का, तो ये 2300 यानी कि 2300 इसकी लेंथ हो गई मिड लैंडिंग की। इसके बाद फर्दर कंटिन्यू होगी स्टेयर। तो इसका एक बार सेक्शन देख लेते हैं। तो ये इसका सेक्शन है, एक मिनट यार मेरा माउस, तो ये फर्स्ट स्टेयर है जो वर्टिकल हाइट प्रोवाइड है। वर्टिकल एलिमेंट इन स्टेयर केस इज नोन एज राइजर, क्योंकि एक राइज प्रोवाइड करता है, हाइट प्रोवाइड करता है, तो इसे राइजर कहा। मैं आर से लिख देता हूँ ये राइजर। तो एक स्टैंडर्ड राइजर कितने का प्रोवाइड करना चाहिए, 150 mm, यानी कि अप्रोक्स 6 इंचज़ के आसपास एक राइजर प्रोवाइड करना चाहिए हमें स्टेयर्स में। और जो ये थ्रेड होता है, इसको टी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये स्पैन प्रोवाइड करता है स्टेयर केस में, क्योंकि ये एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है थ्रेड, और राइजर वर्टिकल डिस्टेंस कवर करता है, और ये दोनों ही एलिमेंट बनके स्टेयर को कंप्लीट करते हैं। तो ये जो थ्रेड है ये 300 mm हमें प्रोवाइड करना चाहिए स्टैंडर्ड। अच्छा, इसके भी मिनिमम डेटा हैं, हुडा के अगर बायलॉज में पढ़ते हैं तो इसमें भी मिनिमम डेटाज हैं। तो इसमें मिनिमम डेटा क्या है कि 300 mm जो है इसको भी 7 इंची से हमें कम प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। ये 300 mm यानी कि 1 फीट हुआ, तो ये 1 फीट स्टैंडर्ड है। अगर स्पेस है तो बिल्कुल प्रोवाइड करना चाहिए, लेकिन अगर स्पेस इशू है तो एक मिनिमम 7 इंचज़ हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए। और जो राइज़र है ये बढ़ जाएगा, इन दिस केस यहाँ पे 150 यानी 6 इंचज़ लिखा हुआ है ये, तो ये बढ़कर 8 इंचज़ तक हो सकता है। तो ये 8 इंचज़ या 8.5 इंचज़ लास्ट है, इससे ऊपर नहीं प्रोवाइड करना चाहिए हमें, क्योंकि अगर इससे ऊपर प्रोवाइड किया तो हाइट ज़्यादा हो जाएगी। जो बूढ़े लोग हैं, ओल्ड पीपल हैं, वो चढ़ नहीं पाएंगे, वैसे भी उनके घुटनों में दर्द रहता है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी उनको चढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट है ना। तो इस वजह से हमें 8.5 से ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करना चाहिए अपना राइज़र। और यहाँ पर भी 8 इंचज़ से कम इसका, ये 10 इंचज़ से कम हमें नहीं प्रोवाइड करना चाहिए यहाँ पे इसका थ्रेड। लेकिन फिर भी स्टैंडर्ड अगर डेटा की बात करें तो 300 और 150 बिल्कुल ये स्टैंडर्ड डेटा है। ये हमें प्रोवाइड करना चाहिए अपने स्टेयर केस में इफ़ पॉसिबल। तो आगे बढ़ते हैं। बात है हैंड रेल की। हैंड रेल साइड सपोर्टिव मेंबर है ये एक स्टेयर केस में। ये एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है ऊपर क्लाइम करने के लिए, ओल्ड पीपल के लिए या फिर किसी के लिए भी। प्लस सपोर्ट तो प्रोवाइड करता है, एक प्रिवेंशन देता है,
जैसे कि बहुत हाइट पर स्टेयर केस है, तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो वो उनको गिरने का डर है, तो इसीलिए एक प्रिवेंशन भी प्रोवाइड करता है हैंड रेल। तो हैंड रेल देना बहुत ज़रूरी है हमें स्टेयर केस में। तो हैंड रेल का क्या साइज़ है? हैंड रेल की जो हाइट है, अगर स्टेयर केस जो स्टेप्स है इसकी जो हाइट है वो अराउंड 750 mm, यानी 750 mm यानी कि 30 इंचज से लेकर 900 mm तक प्रोवाइड कर सकते हैं। ये एक बहुत फीजिबल हाइट है, हम प्रोवाइड कर सकते हैं 750 से 900 mm। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, या तो आप नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में। 750 से 900 ये एक स्टैंडर्ड डेटा है, इसी के बीच में अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली प्रोवाइड कर सकते हैं। किस टाइप की बिल्डिंग है उस हिसाब से डिज़ाइन देख के हम 750 से 900 mm तक का इसमें हैंड रेल, जो साइड रेलिंग है इसकी हाइट की बात हो रही है, ये वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ये मिड लैंडिंग है, मिड लैंडिंग की हाइट 520 mm है। ये मैक्सिमम 7 फीट तक जा सकती है, यानी कि 21 mm, 7 फीट। अच्छा, इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। जैसे कि ये हमारी एक ये एक सपोज करो ये स्टेयर है, ये स्टेयर केस है। इसके बाद इसकी एक सेकंड फ्लोर पर ये ग्राउंड फ्लोर का लेवल है, और ये G+1 यानी फर्स्ट फ्लोर के लिए लेवल है। तो इसके बाद यहाँ से भी स्टेयर केस प्रोवाइड होंगी। तो एक वर्टिकल हाइट डिफरेंस आएगा दोनों के अंदर। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो एक नीचे स्टेयर केस जो प्रोवाइड करी गई है और एक ऊपर जो स्टेयर केस प्रोवाइड करी गई है, तो इन दोनों के बीच में एक वर्टिकल डिफरेंस आएगा, उसे कहते हैं हेड स्पेस। अगर कोई पर्सन इस स्टेयर केस पर खड़ा है, इस वाले स्टेयर केस पर खड़ा है, तो उसके सर के ऊपर यानी कि अबव द हेड एक और स्टेयर केस की फ्लाइट है, तो उन दोनों की फ्लाइट के बीच में जो एक स्पेस है उसको कहेंगे हेड स्पेस। हेड स्पेस है, ये वर्टिकल हेड स्पेस है। इसका भी हमारे पास डेटा है। ये जो मिनिमम वर्टिकल हेड स्पेस हमें प्रोवाइड करनी चाहिए, ये सेम डोर के हाइट के बराबर करनी चाहिए, यानी कि 2100 mm। तो वर्टिकल हेड स्पेस, तो मिनिमम वर्टिकल हेड स्पेस वी शुड प्रोवाइड इज 2100 mm। तो यहाँ से दोनों फ्लाइट के बीच में एक डिफरेंस 2100 mm का होना चाहिए, जिससे क्या है एक पर्सन इजीली यहाँ से वॉक कर सके ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। अगर इससे कम हाइट हुआ तो वो उसका सर ऊपर वाली स्टेयर केस से भिड़ जाएगा और उसको इंजरी आ सकती है। तो इसीलिए हमें एक डिफरेंस क्रिएट करके चलना चाहिए 2100 mm का। तो स्टेयर केस में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है नोजिंग, जो कभी कुछ स्टेयर केस में प्रोवाइड होती हैं, कुछ स्टेयर केस में नहीं होती है, लेकिन जनरली मैंने देखा है लगभग स्टेयर केस में प्रोवाइड होती है। तो ये एक राउंड भी हो सकता है ये वाला पोर्शन, या ये वाला पोर्शन सिंपली ऐसा प्लेन भी हो सकता है। तो जो एक्स्ट्रा थ्रेड का जो पोर्शन है जो बाहर की तरफ निकला है, तो इसको ही हम नोजिंग कहते हैं। ये एक नोज की तरह है, नाक की तरह है, जैसे हमारी नाक बाहर निकली है वैसे ही ये बाहर निकला हुआ है, तो ये नोजिंग है। तो इसका भी एक मिनिमम डायमेंशंस हैं। तो इसके मिनिमम डायमेंशंस क्या है, 3/4 इंच, यानी कि 3/4 इंच, 20 mm। तो इसका मतलब मिनिमम हमें अगर प्रोवाइड करना है तो मिनिमम 20 mm तो प्रोवाइड करना ही करना चाहिए
और जो 1.25 इंच, ये हमारा मैक्सिमम हम इतना प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि 0.75 इंच से लेकर 1.25 इंचेस तक हम अपना नोजिंग प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रेड में। अब इसके बाद ये पर्सनल चॉइस है कि हम इसे कर्व करवाना चाहें, राउंड करवाना चाहें तो हम राउंड भी करवा सकते हैं, अगर नहीं करवाना चाहते हैं और ऐसा रखना चाहते हैं सिंपल तो बिल्कुल वैसा भी रख सकते हैं। तो लेकिन जो मिनिमम इसकी डायमेंशन है 0.75 इंचेस से लेकर 1.25 इंचेस तक नोजिंग की डायमेंशन रहती है। अगर एमएम में बात करें तो 20 mm से लेकर अराउंड 36 से 40 mm तक, यानी कि 20 mm से लेकर 40 mm तक, लास्ट 40 mm है तो 20 mm से लेकर मिनिमम 20 mm मैक्सिमम 40 mm तक हमारी नोजिंग बाहर एयर में रह सकती है। ये बाहर जितना भी एयर में पोर्शन है ये थ्रेड का, ये नोजिंग है तो ये बाहर इतनी एयर में सस्पेंड रह सकती है, तो ये एक नोजिंग है। तो स्टेयर केस में ये बात करी राइजर की, थ्रेड की, जो इसकी विड्थ है मिनिमम 750 लेकिन स्टैंडर्ड 1000 mm तक हम इसे ले सकते हैं। नोजिंग 20 mm से 40 mm, जो स्टैंडर्ड है लोग बाग 20 mm ही यूज़ करते हैं, क्योंकि बाद में ऐसा देखा गया फर्दरली अगर ज़्यादा बाहर सस्पेंड रहता है तो कुछ टाइम बाद वो वहाँ से क्रैक करने लग जाता है, तो इसीलिए सेफ्टी पर्पज़ के लिए 20 mm इनफ है। हेड स्पेस जो बात करी 200 या 2100 mm तक प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब 200 से 2100 mm के अराउंड इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। 6 फीट 8 इंचज़ के आसपास ये प्रोवाइड कर सकते हैं। और हैंड रेल हमने 750 mm से 900 mm तक की बात करी, और कुछ जगह में 850 mm भी प्रोवाइड होता है, कुछ जगह में 750 mm भी प्रोवाइड होता है। तो सारी चीज़ें हम अलग अलग डिफरेंट एरिया में डिफरेंट मेजरमेंट्स देखते हैं, बस डिफरेंस ये आता है कि वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है। तो हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमारा स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है, लेकिन ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं आता है, लगभग उतना ही रहता है। तो ये एंथ्रोपोमेट्री डेटा फॉर ये मिनिमम स्टैंडर्ड डेटा, सॉरी, ये कुछ कंपोनेंट्स है प्लिंथ, डोर, विंडो और स्टेयर केस के लिए। किसी को अगर कुछ पूछना हो तो फिर पूछ सकते हैं, फिर इसके बाद क्लास एंड करते हैं। फिर रोशन, हेलो हेलो, अगर कोई कुछ बोल लो यार। हेलो। अरे लोग को बोल रहा हूँ। हाँ, मैं कह रहा था अगर किसी को कोई डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो फिर पूछ ले, नहीं तो फिर एंड करते हैं मीटिंग। और हाँ, ये पीडीएफ प्रोवाइड कर देना चैनल पे गुरु, ठीक है? तो ये मैं ये जो 3 पीडीएफ डिस्कस करें स्टेयर केस वाली, ये भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और चैनल मेरे को दे दो, चैनल पर डाल दूंगा, ज्यादा बच्चे चैनल पे। हाँ चल ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, फिर गुड नाइट। हाँ।